भारत में जुडिशियरी यानी न्यायपालिका को तबाह किया जा चुका है। अब किसी भी शख्स को झूठे केस में फंसाकर उसकी जिंदगी बर्बाद कर देना बेहद आसान काम हो गया है। कहा जा रहा है कि मीडिया के बाद जुडिशियरी यानी न्यायपालिका भी गोदी जुडिशियरी का पट्टा पहनने को तैयार है। लेकिन शायद आप लोगों का ध्यान मोदी सरकार की इस क्रोनोलॉजी की तरफ नहीं गया। तो दोस्तों, आप लोगों को फ्लैशबैक में ले चलती हूं ताकि आप न्यायपालिका की पिछली ग्लोरी और ताकत से लेकर अब तक की तबाही के इस सफर की क्रोनोलॉजी को समझ सकें। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मुल्क की सबसे ताकतवर लेडी को प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से बर्खास्त कर दिया था। मैं फिर से दोहरा दूं, प्राइम मिनिस्टर पोस्ट से बर्खास्त कर दिया। 28 अक्टूबर 1998 3 जजेस केस में सुप्रीम कोर्ट ने खुद को और ज्यादा मजबूत किया और कॉलेजियम सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। इससे यह फैसला हुआ कि अब जजेस के अपॉइंटमेंट को खुद जुडिशियरी करेगी, यानी खुद न्यायपालिका करेगी, ना कि सरकार। इससे सरकार का इंटरफेरेंस न्यायपालिका में कुछ और कम हुआ, जिसके चलते जुडिशियरी पर सरकार का दबाव भी कम हुआ। कुल मिलाकर इसके बाद न्यायपालिका की आजादी और ज्यादा बढ़ी। इसके बाद आई मोदी सरकार। 16 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। फिर 1 दिसंबर को जज लोया की मौत रहस्यमयी ढंग से हो जाती है। अमित शाह पर मर्डर और किडनैपिंग के मामले की सुनवाई इन्हीं जज लोया के अंडर हो रही थी। 13 अप्रैल 2015 मोदी सरकार ने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन यानी NJAC एक्ट पास किया। इसका मोटिव था कॉलेजियम सिस्टम को तोड़ना और जजेस के अपॉइंटमेंट में सरकार का दखल अंदाजी यानी इंटरफेरेंस लाना। एक तरह से न्यायपालिका की आजादी पर मोदी सरकार का यह पहला खुला हमला था। 16 अक्टूबर 2015, क्योंकि अभी मोदी सरकार अपने शुरुआती दिनों में थी, न्यायपालिका में अभी कुछ दम बचा हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने 4:1 के बहुमत के साथ नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन यानी NJAC कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देते हुए खत्म कर दिया। इस तरह इस पहले टकराव में न्यायपालिका की जीत हुई। इसके बाद न्यायपालिका मोदी सरकार के निशाने पर आ गई। अब मोदी सरकार ने जजेस के अपॉइंटमेंट को मंजूरी देने में जानबूझकर देर लगाना शुरू कर दिया। एक्स चीफ जस्टिस TS ठाकुर ने तो खुलेआम कई मंचों से बार बार इस बात के लिए नरेंद्र मोदी सरकार की मुखालिफत करी, पर क्योंकि मोदी सरकार खुले तौर पर न्यायपालिका में इंटरफेरेंस नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने बैकडोर से हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। एक जज को 2 सीनियर जजेस को बाईपास करते हुए देश का चीफ जस्टिस बना दिया। 11 जनवरी 2018 अब तक जुडिशियरी की हालत वहां तक आ पहुंची थी कि सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ गई। ऐसा देश के न्यायिक इतिहास में पहली बार हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करी हो। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी ऐसा कभी नहीं हुआ था। जजेस ने मीडिया में आकर कहा, ऑल इज नॉट ओके, डेमोक्रेसी एट स्टेक। आज पूरे देश की हालत क्या है सबको पता है। पूरे देश भर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। सिविल राइट्स यानी नागरिक अधिकारों का इतना ज्यादा हनन पहले कभी नहीं हुआ था। देश में सिविल राइट्स की हिफाजत करने की जिम्मेदारी जुडिशियरी यानी न्यायपालिका की होती है। संसद के एक कानून से लोग सहमत भी हो सकते हैं, असहमत भी हो सकते हैं, लेकिन सरकार ने एक ही ऑप्शन छोड़ा है, सिर्फ सहमत होने का, नहीं तो जेल। अगर आप नो सीए का पोस्टर लेकर अपने घर के सामने भी खड़े होते हैं तो पुलिस उठाकर ले जाती है। स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट पर गोलियां बरस रही हैं। किसानों पर आंसू गैस और वाटर कैनन का यूज तो आम बात हो गई है, लेकिन अदालतें खामोशी से यह सारा तमाशा देख रही हैं। दरअसल मोदी सरकार के पास सबका इलाज है। एक्स चीफ जस्टिस गोगोई पर एक लड़की के साथ छेड़छाड़ का इल्जाम लगा, जिसकी जांच भी खुद उन्होंने ही करी, और उसका नतीजा यह निकला कि लड़की को ही समझौता करना पड़ा और गोगोई को मोदी सरकार ने राज्यसभा भेज दिया।
यानी बाबरी मस्जिद पर फैसले से लेकर राज्यसभा जाने तक की कहानी के पीछे का मैथमेटिक्स यानी गणित समझना कोई मुश्किल काम नहीं है। 9 जनवरी 2019 CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में पहली सुनवाई हुई। अब आप मुख्य न्यायाधीश का बयान सुनिए। देश मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। आप याचिका नहीं, अमन बहाली पर ध्यान दें। जब तक प्रदर्शन नहीं रुकते, हिंसा नहीं रुकती, किसी भी याचिका पर सुनवाई नहीं होगी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उच्च न्यायालय के सबसे बड़े न्यायाधीश किस हद तक इनसेंसिटिव हो चुके हैं। क्या अमन बहाली का काम भी पीड़ितों का है? सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है? स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस को भी याचिकाकर्ता ही रोकेंगे। और जब तक हिंसा नहीं रुकती, इंसाफ लेने का हक भी पोस्टपोन रहेगा। यह कैसा तमाशा है? चीफ जस्टिस बोबड़े के अगले लाइन पर तो आप सर ही पकड़ लेंगे। बोबड़े कहते हैं, हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि संसद द्वारा बनाया गया कानून संवैधानिक है कि नहीं। चीफ जस्टिस बोबड़े की यह लाइन इस बात को साबित करने के लिए काफी है कि न्यायपालिका यानी जुडिशियरी सरकार की तानाशाही के आगे सर झुका चुकी है। और यह सब मुल्क की जनता के लिए कितना खतरनाक है, इसको समझने के लिए मैं आपको गुजरात ले चलती हूं। 2001 में मुसलमानों की पढ़ाई के मसले पर गुजरात के सूरत में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था। इस सम्मेलन की बुकिंग के लिए आरिफ मंसूरी नाम के शख्स के नाम पर हॉल बुक किया गया था। उनके भाई साजिद मंसूरी सिमी नाम की ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े थे, जिस पर आतंकवाद में लिप्त होने का इल्जाम था। इस सम्मेलन में शामिल 127 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उन पर सिमी से जुड़े होने और आतंकवाद फैलाने का इल्जाम लगाया गया। इन लोगों में 2 वाइस चांसलर, एक रिटायर्ड जज, प्रोफेसर और डॉक्टर भी थे। सभी को जेल में डाल दिया गया। ये सभी लोग 11 महीने तक जेल में रहे। फिर गुजरात हाईकोर्ट से जमानत मिल गई, लेकिन इनके छूटने तक मीडिया और पुलिस इन सबको आतंकी घोषित कर चुकी थी। इनमें से बहुतों की नौकरी चली गई, कारोबार बंद हो गया। इन सभी के सामने रोजी रोटी की मुसीबत खड़ी हो गई। 20 साल के मुकदमे के बाद अब 2021 में इसी हफ्ते इन सभी 127 लोगों को सूरत की एक अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि इनमें से कोई भी सिमी का मेंबर नहीं था। किसी के भी खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। इन पर मुकदमा चलाने की जो इजाजत दी गई थी वो भी वैलिड नहीं थी। ये रिहाई तब हुई है जब इनमें से कई लोग मर चुके हैं, जिन्हें अब कभी इंसाफ नहीं मिल सकेगा। जरा सोचिए, जिसे हम बाइज्जत बरी होना कहते हैं, क्या वाकई वो बाइज्जत बरी होना है? 20 साल लंबे मुकदमे में इन सभी लोगों को बेशुमार पैसा खर्च करना पड़ा। इनकी जिंदगियां बर्बाद हो गईं। इसकी भरपाई कैसे होगी और कौन करेगा? आपको बता दूं, इस केस के सरकारी वकील जगपुरुष सिंह राजपूत 2012 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़कर विधायक बन गए। 127 लोगों की जिंदगी बर्बाद होने की कीमत पर कई लोगों को सियासी फायदा हुआ। इन्हीं 127 लोगों में टॉपर स्टूडेंट आसिफ शेख भी थे, जिन्होंने 2001 में गुजरात यूनिवर्सिटी में पत्रकारिता यानी जर्नलिज्म में टॉप किया था। उनके साथ के लोग अब बड़े बड़े पत्रकार बन चुके हैं, लेकिन इस केस के चलते आसिफ को कभी मीडिया में नौकरी नहीं मिल सकी। आसिफ ने कभी कॉल सेंटर में काम किया, कभी लाउड स्पीकर बेचा, कभी कपड़े की दुकान खोली। इनमें से किसी काम में उन्हें कामयाबी नहीं मिली। आसिफ अब 13 सालों से मिर्ची बेच रहे हैं। इस केस से जुड़े आसिफ जैसे कई लोगों की जिंदगी 2001 में ही ठहर गई। जरा सोचिए, सिस्टम में किसी को झूठे केस में फंसाकर उसकी जिंदगी खराब कर देना कितना आसान है। और अब आज के नए भारत में कहा जा रहा है कि किसी भी जज की हिम्मत नहीं है कि वो सरकार के सामने मुंह खोल सके। डेमोक्रेसी का 4th पिलर मीडिया पहले ही गिर चुका है। आज मीडिया के ज्यादातर एंकर सरकार का भोपू बन चुके हैं। चैनल का मालिक सरकार की वाहवाही में कसीदे पढ़ते हुए नजर आते हैं। ऐसे माहौल में अब डेमोक्रेसी का सबसे अहम खंबा यानी जुडिशियरी यानी न्यायपालिका भी लगभग गिरने को है।
वैसे न्यायपालिका कोई बहुमंजिला इमारत नहीं है जिसकी ईंट पत्थर दरवाजे आप लोग को गिरते हुए दिखेंगे। न्यायपालिका एक तरह से जिंदा कॉन्स्टिट्यूशन है जो हर रोज आपके हमारे सामने मर रहा है। आंखें खोलिए, क्योंकि आपकी लापरवाही और सुस्ती का खामियाजा आने वाली पीढ़ी को भुगतना पड़ेगा। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @अर्शी अजीज खान। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। भारत में जुडिशियरी यानी न्यायपालिका को तबाह किया जा चुका है। अब किसी भी शख्स को झूठे केस में फंसाकर उसकी जिंदगी बर्बाद कर देना बेहद आसान काम हो गया है। कहा जा रहा है कि मीडिया के बाद जुडिशियरी यानी न्यायपालिका भी गोदी जुडिशियरी का पट्टा पहनने को तैयार है। लेकिन शायद आप लोगों का ध्यान मोदी सरकार की इस क्रोनोलॉजी की तरफ नहीं गया। तो दोस्तों, आप लोगों को फ्लैशबैक में ले चलती हूं ताकि आप न्यायपालिका की पिछली ग्लोरी और ताकत से लेकर अब तक की तबाही के इस सफर की क्रोनोलॉजी को समझ सकें। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मुल्क की सबसे ताकतवर लेडी को प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से बर्खास्त कर दिया था। मैं फिर से दोहरा दूं, प्राइम मिनिस्टर पोस्ट से बर्खास्त कर दिया। 28 अक्टूबर 1998 3 जजेस केस में सुप्रीम कोर्ट ने खुद को और ज्यादा मजबूत किया और कॉलेजियम सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। इससे यह फैसला हुआ कि अब जजेस के अपॉइंटमेंट को खुद जुडिशियरी करेगी, यानी खुद न्यायपालिका करेगी, ना कि सरकार। इससे सरकार का इंटरफेरेंस न्यायपालिका में कुछ और कम हुआ, जिसके चलते जुडिशियरी पर सरकार का दबाव भी कम हुआ। कुल मिलाकर इसके बाद न्यायपालिका की आजादी और ज्यादा बढ़ी। इसके बाद आई मोदी सरकार। 16 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। फिर 1 दिसंबर को जज लोया की मौत रहस्यमयी ढंग से हो जाती है। अमित शाह पर मर्डर और किडनैपिंग के मामले की सुनवाई इन्हीं जज लोया के अंडर हो रही थी। 13 अप्रैल 2015 मोदी सरकार ने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन यानी NJAC एक्ट पास किया। इसका मोटिव था कॉलेजियम सिस्टम को तोड़ना और जजेस के अपॉइंटमेंट में सरकार का दखल अंदाजी यानी इंटरफेरेंस लाना। एक तरह से न्यायपालिका की आजादी पर मोदी सरकार का यह पहला खुला हमला था। 16 अक्टूबर 2015, क्योंकि अभी मोदी सरकार अपने शुरुआती दिनों में थी, न्यायपालिका में अभी कुछ दम बचा हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने 4:1 के बहुमत के साथ नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन यानी NJAC कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देते हुए खत्म कर दिया। इस तरह इस पहले टकराव में न्यायपालिका की जीत हुई। इसके बाद न्यायपालिका मोदी सरकार के निशाने पर आ गई। अब मोदी सरकार ने जजेस के अपॉइंटमेंट को मंजूरी देने में जानबूझकर देर लगाना शुरू कर दिया। एक्स चीफ जस्टिस TS ठाकुर ने तो खुलेआम कई मंचों से बार बार इस बात के लिए नरेंद्र मोदी सरकार की मुखालिफत करी, पर क्योंकि मोदी सरकार खुले तौर पर न्यायपालिका में इंटरफेरेंस नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने बैकडोर से हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। एक जज को 2 सीनियर जजेस को बाईपास करते हुए देश का चीफ जस्टिस बना दिया। 11 जनवरी 2018 अब तक जुडिशियरी की हालत वहां तक आ पहुंची थी कि सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ गई। ऐसा देश के न्यायिक इतिहास में पहली बार हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करी हो। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी ऐसा कभी नहीं हुआ था।
जजेस ने मीडिया में आकर कहा, ऑल इज नॉट ओके, डेमोक्रेसी एट स्टेक। आज पूरे देश की हालत क्या है सबको पता है। पूरे देश भर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। सिविल राइट्स यानी नागरिक अधिकारों का इतना ज्यादा हनन पहले कभी नहीं हुआ था। देश में सिविल राइट्स की हिफाजत करने की जिम्मेदारी जुडिशियरी यानी न्यायपालिका की होती है। संसद के एक कानून से लोग सहमत भी हो सकते हैं, असहमत भी हो सकते हैं, लेकिन सरकार ने एक ही ऑप्शन छोड़ा है, सिर्फ सहमत होने का, नहीं तो जेल। अगर आप नो सीए का पोस्टर लेकर अपने घर के सामने भी खड़े होते हैं तो पुलिस उठाकर ले जाती है। स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट पर गोलियां बरस रही हैं। किसानों पर आंसू गैस और वाटर कैनन का यूज तो आम बात हो गई है, लेकिन अदालतें खामोशी से यह सारा तमाशा देख रही हैं। दरअसल मोदी सरकार के पास सबका इलाज है। एक्स चीफ जस्टिस गोगोई पर एक लड़की के साथ छेड़छाड़ का इल्जाम लगा, जिसकी जांच भी खुद उन्होंने ही करी, और उसका नतीजा यह निकला कि लड़की को ही समझौता करना पड़ा और गोगोई को मोदी सरकार ने राज्यसभा भेज दिया। यानी बाबरी मस्जिद पर फैसले से लेकर राज्यसभा जाने तक की कहानी के पीछे का मैथमेटिक्स यानी गणित समझना कोई मुश्किल काम नहीं है। 9 जनवरी 2019 सीएए यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में पहली सुनवाई हुई। अब आप मुख्य न्यायाधीश का बयान सुनिए। देश मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। आप याचिका नहीं, अमन बहाली पर ध्यान दें। जब तक प्रदर्शन नहीं रुकते, हिंसा नहीं रुकती, किसी भी याचिका पर सुनवाई नहीं होगी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उच्च न्यायालय के सबसे बड़े न्यायाधीश किस हद तक इनसेंसिटिव हो चुके हैं। क्या अमन बहाली का काम भी पीड़ितों का है? सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस को भी याचिका करता ही रोकेंगे, और जब तक हिंसा नहीं रुकती, इंसाफ लेने का हक भी पोस्टपोन रहेगा। यह कैसा तमाशा है? चीफ जस्टिस बोबड़े के अगले लाइन पर तो आप सर ही पकड़ लेंगे। बोबड़े कहते हैं, हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि संसद द्वारा बनाया गया कानून संवैधानिक है कि नहीं। चीफ जस्टिस बोबड़े की यह लाइन इस बात को साबित करने के लिए काफी है कि न्यायपालिका यानी जुडिशियरी सरकार की तानाशाही के आगे सर झुका चुकी है, और यह सब मुल्क की जनता के लिए कितना खतरनाक है, इसको समझने के लिए मैं आपको गुजरात ले चलती हूं। 2001 में मुसलमानों की पढ़ाई के मसले पर गुजरात के सूरत में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था। इस सम्मेलन की बुकिंग के लिए आरिफ मंसूरी नाम के शख्स के नाम पर हॉल बुक किया गया था। उनके भाई साजिद मंसूरी सिमी नाम की ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े थे, जिस पर आतंकवाद में लिप्त होने का इल्जाम था। इस सम्मेलन में शामिल 127 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उन पर सिमी से जुड़े होने और आतंकवाद फैलाने का इल्जाम लगाया गया। इन लोगों में 2 वाइस चांसलर, एक रिटायर्ड जज, प्रोफेसर और डॉक्टर भी थे। सभी को जेल में डाल दिया गया। ये सभी लोग 11 महीने तक जेल में रहे। फिर गुजरात हाईकोर्ट से जमानत मिल गई, लेकिन इनके छूटने तक मीडिया और पुलिस इन सबको आतंकी घोषित कर चुकी थी। इनमें से बहुतों की नौकरी चली गई, कारोबार बंद हो गया। इन सभी के सामने रोजी रोटी की मुसीबत खड़ी हो गई। 20 साल के मुकदमे के बाद अब 2021 में इसी हफ्ते इन सभी 127 लोगों को सूरत की एक अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि इनमें से कोई भी सिमी का मेंबर नहीं था। किसी के भी खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। इन पर मुकदमा चलाने की जो इजाजत दी गई थी वो भी वैलिड नहीं थी। ये रिहाई तब हुई है जब इनमें से कई लोग मर चुके हैं, जिन्हें अब कभी इंसाफ नहीं मिल सकेगा। जरा सोचिए, जिसे हम बाइज्जत बरी होना कहते हैं, क्या वाकई वो बाइज्जत बरी होना है? 20 साल लंबे मुकदमे में इन सभी लोगों को बेशुमार पैसा खर्च करना पड़ा। इनकी जिंदगियां बर्बाद हो गईं। इसकी भरपाई कैसे होगी और कौन करेगा? आपको बता दूं, इस केस के सरकारी वकील जगपुरुष सिंह राजपूत 2012 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़कर विधायक बन गए। 127 लोगों की जिंदगी बर्बाद होने की कीमत पर कई लोगों को सियासी फायदा हुआ। इन्हीं 127 लोगों में टॉपर स्टूडेंट आसिफ शेख भी थे,
जिन्होंने 2001 में गुजरात यूनिवर्सिटी में पत्रकारिता यानी जर्नलिज्म में टॉप किया था। उनके साथ के लोग अब बड़े बड़े पत्रकार बन चुके हैं, लेकिन इस केस के चलते आसिफ को कभी मीडिया में नौकरी नहीं मिल सकी। आसिफ ने कभी कॉल सेंटर में काम किया, कभी लाउड स्पीकर बेचा, कभी कपड़े की दुकान खोली। इनमें से किसी काम में उन्हें कामयाबी नहीं मिली। आसिफ अब 13 सालों से मिर्ची बेच रहे हैं। इस केस से जुड़े आसिफ जैसे कई लोगों की जिंदगी 2001 में ही ठहर गई। जरा सोचिए, सिस्टम में किसी को झूठे केस में फंसाकर उसकी जिंदगी खराब कर देना कितना आसान है। और अब आज के नए भारत में कहा जा रहा है कि किसी भी जज की हिम्मत नहीं है कि वो सरकार के सामने मुंह खोल सके। डेमोक्रेसी का 4th पिलर मीडिया पहले ही गिर चुका है। आज मीडिया के ज्यादातर एंकर सरकार का भोपू बन चुके हैं। चैनल का मालिक सरकार की वाहवाही में कसीदे पढ़ते हुए नजर आते हैं। ऐसे माहौल में अब डेमोक्रेसी का सबसे अहम खंबा यानी जुडिशियरी यानी न्यायपालिका भी लगभग गिरने को है। वैसे न्यायपालिका कोई बहुमंजिला इमारत नहीं है जिसकी ईंट, पत्थर, दरवाजे आप लोग को गिरते हुए दिखेंगे। न्यायपालिका एक तरह से जिंदा कॉन्स्टिट्यूशन है जो हर रोज आपके हमारे सामने मर रहा है। आंखें खोलिए, क्योंकि आपकी लापरवाही और सुस्ती का खामियाजा आने वाली पीढ़ी को भुगतना पड़ेगा। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @अर्शी अजीज खान। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। भारत में जुडिशियरी यानी न्यायपालिका को तबाह किया जा चुका है। अब किसी भी शख्स को झूठे केस में फंसाकर उसकी जिंदगी बर्बाद कर देना बेहद आसान काम हो गया है। कहा जा रहा है कि मीडिया के बाद जुडिशियरी यानी न्यायपालिका भी गोदी जुडिशियरी का पट्टा पहनने को तैयार है। लेकिन शायद आप लोगों का ध्यान मोदी सरकार की इस क्रोनोलॉजी की तरफ नहीं गया। तो दोस्तों, आप लोगों को फ्लैशबैक में ले चलती हूं, ताकि आप न्यायपालिका की पिछली ग्लोरी और ताकत से लेकर अब तक की तबाही के इस सफर की क्रोनोलॉजी को समझ सकें। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मुल्क की सबसे ताकतवर लेडी को प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से बर्खास्त कर दिया था। मैं फिर से दोहरा दूं, प्राइम मिनिस्टर पोस्ट से बर्खास्त कर दिया। 28 अक्टूबर 1998 3 जजेस केस में सुप्रीम कोर्ट ने खुद को और ज्यादा मजबूत किया और कॉलेजियम सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। इससे यह फैसला हुआ कि अब जजेस के अपॉइंटमेंट को खुद जुडिशियरी करेगी, यानी खुद न्यायपालिका करेगी, ना कि सरकार। इससे सरकार का इंटरफेरेंस न्यायपालिका में कुछ और कम हुआ, जिसके चलते जुडिशियरी पर सरकार का दबाव भी कम हुआ। कुल मिलाकर इसके बाद न्यायपालिका की आजादी और ज्यादा बढ़ी। इसके बाद आई मोदी सरकार। 16 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। फिर 1 दिसंबर को जज लोया की मौत रहस्यमयी ढंग से हो जाती है। अमित शाह पर मर्डर और किडनैपिंग के मामले की सुनवाई इन्हीं जज लोया के अंडर हो रही थी। 13 अप्रैल 2015 मोदी सरकार ने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन यानी NJAC एक्ट पास किया। इसका मोटिव था कॉलेजियम सिस्टम को तोड़ना और जजेस के अपॉइंटमेंट में सरकार का दखल अंदाजी यानी इंटरफेरेंस लाना। एक तरह से न्यायपालिका की आजादी पर मोदी सरकार का यह पहला खुला हमला था। 16 अक्टूबर 2015, क्योंकि अभी मोदी सरकार अपने शुरुआती दिनों में थी, न्यायपालिका में अभी कुछ दम बचा हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने 4:1 के बहुमत के साथ नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन यानी NJAC कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देते हुए खत्म कर दिया।
इस तरह इस पहले टकराव में न्यायपालिका की जीत हुई। इसके बाद न्यायपालिका मोदी सरकार के निशाने पर आ गई। अब मोदी सरकार ने जजेस के अपॉइंटमेंट को मंजूरी देने में जानबूझकर देर लगाना शुरू कर दिया। एक्स चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर ने तो खुलेआम कई मंचों से बार बार इस बात के लिए नरेंद्र मोदी सरकार की मुखालिफत करी, पर क्योंकि मोदी सरकार खुले तौर पर न्यायपालिका में इंटरफेरेंस नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने बैक डोर से हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। एक जज को 2 सीनियर जजेस को बाईपास करते हुए देश का चीफ जस्टिस बना दिया। 11 जनवरी 2018 अब तक जुडिशरी की हालत वहां तक आ पहुंची थी कि सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ गई। ऐसा देश के न्यायिक इतिहास में पहली बार हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करी हो। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी ऐसा कभी नहीं हुआ था। जजेस ने मीडिया में आकर कहा, ऑल इज नॉट ओके, डेमोक्रेसी एट स्टेक। आज पूरे देश की हालत क्या है सबको पता है। पूरे देश भर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। सिविल राइट्स यानी नागरिक अधिकारों का इतना ज्यादा हनन पहले कभी नहीं हुआ था। देश में सिविल राइट्स की हिफाजत करने की जिम्मेदारी जुडिशरी यानी न्यायपालिका की होती है। संसद के एक कानून से लोग सहमत भी हो सकते हैं, असहमत भी हो सकते हैं, लेकिन सरकार ने एक ही ऑप्शन छोड़ा है, सिर्फ सहमत होने का, नहीं तो जेल। अगर आप नो सीए का पोस्टर लेकर अपने घर के सामने भी खड़े होते हैं तो पुलिस उठाकर ले जाती है। स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट पर गोलियां बरस रही हैं। किसानों पर आंसू गैस और वाटर कैनन का यूज तो आम बात हो गई है, लेकिन अदालतें खामोशी से यह सारा तमाशा देख रही हैं। दरअसल मोदी सरकार के पास सबका इलाज है। एक्स चीफ जस्टिस गोगोई पर एक लड़की के साथ छेड़छाड़ का इल्जाम लगा, जिसकी जांच भी खुद उन्होंने ही करी, और उसका नतीजा यह निकला कि लड़की को ही समझौता करना पड़ा और गोगोई को मोदी सरकार ने राज्यसभा भेज दिया। यानी बाबरी मस्जिद पर फैसले से लेकर राज्यसभा जाने तक की कहानी के पीछे का मैथमेटिक्स यानी गणित समझना कोई मुश्किल काम नहीं है। 9 जनवरी 2019 सीएए यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में पहली सुनवाई हुई। अब आप मुख्य न्यायाधीश का बयान सुनिए। देश मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। आप याचिका नहीं, अमन बहाली पर ध्यान दें। जब तक प्रदर्शन नहीं रुकते, हिंसा नहीं रुकती, किसी भी याचिका पर सुनवाई नहीं होगी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उच्च न्यायालय के सबसे बड़े न्यायाधीश किस हद तक इनसेंसिटिव हो चुके हैं। क्या अमन बहाली का काम भी पीड़ितों का है? सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस को भी याचिकाकर्ता ही रोकेंगे, और जब तक हिंसा नहीं रुकती, इंसाफ लेने का हक भी पोस्टपोन रहेगा। यह कैसा तमाशा है? चीफ जस्टिस बोबड़े के अगले लाइन पर तो आप सर ही पकड़ लेंगे। बोबड़े कहते हैं, हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि संसद द्वारा बनाया गया कानून संवैधानिक है कि नहीं। चीफ जस्टिस बोबड़े की यह लाइन इस बात को साबित करने के लिए काफी है कि न्यायपालिका यानी जुडिशरी सरकार की तानाशाही के आगे सर झुका चुकी है, और यह सब मुल्क की जनता के लिए कितना खतरनाक है, इसको समझने के लिए मैं आपको गुजरात ले चलती हूं। 2001 में मुसलमानों की पढ़ाई के मसले पर गुजरात के सूरत में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था। इस सम्मेलन की बुकिंग के लिए आरिफ मंसूरी नाम के शख्स के नाम पर हॉल बुक किया गया था। उनके भाई साजिद मंसूरी सिमी नाम की ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े थे, जिस पर आतंकवाद में लिप्त होने का इल्जाम था। इस सम्मेलन में शामिल 127 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उन पर सिमी से जुड़े होने और आतंकवाद फैलाने का इल्जाम लगाया गया। इन लोगों में 2 वाइस चांसलर, एक रिटायर्ड जज, प्रोफेसर और डॉक्टर भी थे। सभी को जेल में डाल दिया गया। ये सभी लोग 11 महीने तक जेल में रहे। फिर गुजरात हाईकोर्ट से जमानत मिल गई, लेकिन इनके छूटने तक मीडिया और पुलिस इन सबको आतंकी घोषित कर चुकी थी। इनमें से बहुतों की नौकरी चली गई, कारोबार बंद हो गया। इन सभी के सामने रोजी रोटी की मुसीबत खड़ी हो गई। 20 साल के मुकदमे के बाद अब
2021 में इसी हफ्ते इन सभी 127 लोगों को सूरत की एक अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि इनमें से कोई भी सिमी का मेंबर नहीं था, किसी के भी खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है, इन पर मुकदमा चलाने की जो इजाजत दी गई थी वो भी वैलिड नहीं थी। ये रिहाई तब हुई है जब इनमें से कई लोग मर चुके हैं जिन्हें अब कभी इंसाफ नहीं मिल सकेगा। जरा सोचिए, जिसे हम बाइज्जत बरी होना कहते हैं, क्या वाकई वो बाइज्जत बरी होना है? 20 साल लंबे मुकदमे में इन सभी लोगों को बेशुमार पैसा खर्च करना पड़ा, इनकी जिंदगियां बर्बाद हो गईं। इसकी भरपाई कैसे होगी और कौन करेगा? आपको बता दूं, इस केस के सरकारी वकील जगपुरुष सिंह राजपूत 2012 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़कर विधायक बन गए। 127 लोगों की जिंदगी बर्बाद होने की कीमत पर कई लोगों को सियासी फायदा हुआ। इन्हीं 127 लोगों में टॉपर स्टूडेंट आसिफ शेख भी थे, जिन्होंने 2001 में गुजरात यूनिवर्सिटी में पत्रकारिता यानी जर्नलिज्म में टॉप किया था। उनके साथ के लोग अब बड़े बड़े पत्रकार बन चुके हैं, लेकिन इस केस के चलते आसिफ को कभी मीडिया में नौकरी नहीं मिल सकी। आसिफ ने कभी कॉल सेंटर में काम किया, कभी लाउड स्पीकर बेचा, कभी कपड़े की दुकान खोली। इनमें से किसी काम में उन्हें कामयाबी नहीं मिली। आसिफ अब 13 सालों से मिर्ची बेच रहे हैं। इस केस से जुड़े आसिफ जैसे कई लोगों की जिंदगी 2001 में ही ठहर गई। जरा सोचिए, सिस्टम में किसी को झूठे केस में फंसाकर उसकी जिंदगी खराब कर देना कितना आसान है। और अब आज के नए भारत में कहा जा रहा है कि किसी भी जज की हिम्मत नहीं है कि वो सरकार के सामने मुंह खोल सके। डेमोक्रेसी का 4th पिलर मीडिया पहले ही गिर चुका है। आज मीडिया के ज्यादातर एंकर सरकार का भोपू बन चुके हैं। चैनल का मालिक सरकार की वाहवाही में कसीदे पढ़ते हुए नजर आते हैं। ऐसे माहौल में अब डेमोक्रेसी का सबसे अहम खंबा यानी जुडिशियरी यानी न्यायपालिका भी लगभग गिरने को है। वैसे न्यायपालिका कोई बहुमंजिला इमारत नहीं है जिसकी ईंट, पत्थर, दरवाजे आप लोग को गिरते हुए दिखेंगे। न्यायपालिका एक तरह से जिंदा कॉन्स्टिट्यूशन है जो हर रोज आपके हमारे सामने मर रहा है। आंखें खोलिए, क्योंकि आपकी लापरवाही और सुस्ती का खामियाजा आने वाली पीढ़ी को भुगतना पड़ेगा। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो, दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi अजीज खान। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।